अब हम मजीद जान लेते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जिसकी हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को जब कंसोलिडेट किया जाता है तो वो किस तरह से बनाई जाती है। अभी तक की लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को देखा जो कि एबीसी पीएलसी से रिलेटेड था, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हम उसके एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको कर चुके थे, और अब हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना था जो कि 25% आ रहा था। अब अगर 25% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, मतलब पेरेंट कंपनी का अगर 25% कंपनी के XYZ कंपनी के 25% हिस्से में कोई कंट्रोल नहीं है, तो कंपनी ने इस 25% हिस्से को तमाम चीजों में से सेपरेट करना है, जिसमें से अगर हम सबसे पहले देखें तो XYZ कंपनी के कितने एसेट्स आ रहे हैं, उसका कितनी इक्विटी आ रही है। तो यहाँ पे XYZ कंपनी की ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 40,000 रुपीज के, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, करंट एसेट्स और कुछ और डिफरेंट एसेट्स हैं। अब कंपनी ने क्या करना है, एबीसी कंपनी ने, कि एनसीआई का पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि एनसीआई का शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है। तो 40,000 रुपीज जो है वो शेयर कैपिटल है, जैसे कि हम क्वेश्चन में देखें तो 40,000 रुपीज हमें शो हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो हम देख सकते हैं कि अब कितना आएगा कि 25% हिस्सा एनसीआई का है, तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। इसी तरह से एनसीआई का अगर हिस्सा शेयर कैपिटल में है तो एनसीआई का हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग्स में भी है। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स को देखें तो वो 10,000 रुपए की आ रही हैं, तो 10,000 का 25% यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 2500 रुपीज। इसी तरह से जो एनसीआई है, अगर फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो उसमें भी एनसीआई का हिस्सा होता है। तो इंक्रीज हुआ है 5 मिलियन का, जिसको कि हमने यहाँ पर देखा था कि 5 मिलियन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे एनसीआई का जो शेयर होगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में उसको भी कैलकुलेट करना है। अगर पॉजिटिव है तो उसको ऐड करना है, अगर नेगेटिव है तो उसको लेस करना है। अब हमने इन तमाम वैल्यूज का टोटल कर लेना है तो हमें पता चल जाएगा कि एनसीआई की वैल्यू कितनी है। अगर हम देखें तो एट द स्टार्ट जो है वो एनसीआई की वैल्यू है 13,750 रुपीज। यहाँ पे एक और बात आती है कि गुडविल को अगर देखें तो गुडविल फिर हम क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे एनसीआई के लिए। तो यहाँ पे एनसीआई के नॉन करंट एसेट्स में गुडविल इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि एबीसी कंपनी जो है वो हिस्सा खरीद रही है, लेकिन एनसीआई ने वो हिस्सा कभी पहले का खरीदा हुआ है। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल पर कोई भी हक इंटरनली जनरेटेड गुडविल को नहीं कैलकुलेट किया जाता, एक्वायर्ड गुडविल को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए एनसीआई का गुडविल में कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो हमने बात की थी कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एनसीआई को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अब हमने एनसीआई को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर गुडविल को देखें तो गुडविल को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले देखना है कि फेयर वैल्यू कितनी आती है कंसिडरेशन की जो कि ट्रांसफर की जा चुकी है। तो बेसिकली कंसिडरेशन वो पैसे होते हैं जो कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को खरीदने के लिए पे करती है। तो अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट जो आई है वो 50,000 रुपए की आ रही है एबीसी की XYZ कंपनी में। तो ये 50,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है यही कंसिडरेशन हो जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि 50,000 रुपीज जो है वो कंसिडरेशन है। उसके बाद जैसे कि हमने सीखा था कि गुडविल की फेयर वैल्यू कंसिडरेशन में कुछ और चीजें ऐड और लेस भी होती हैं। तो सबसे पहले हमने ऐड क्या करना होता है कि जितनी अमाउंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की आती है उसको हमने ऐड बैक करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एनसीआई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 13,750 रुपीज। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी। इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर
हमने इन तमाम वैल्यूज का टोटल कर लेना है। मतलब कि अगर हम यहाँ देखें तो 50,000 रुपीज की इक्विटी आ रही है और 5,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ था इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो वो भी 55,000 आ जाएगा। जिस तरह से 50,000 रुपीज जो 50,000 रुपीज थे उसके यहाँ पर इक्विटी आ गया और 5,000 का इंक्रीज तो वो आ जाता है 55,000। तो 55,000 का डायरेक्टली 25% ले लें या फिर एनसीआई को इस तरह से डिटेल कैलकुलेशन कर लें, ये स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी होती है। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन में एनसीआई को और गुडविल की कैलकुलेशन बहुत मेजर कैलकुलेशन होती है, इसलिए सेपरेट कैलकुलेशन करना जरूरी होती है ताकि अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाए। इसी तरह से अब हमने ऐड कर लिया है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा। और क्यों ऐड किया है? क्योंकि अगर इतनी वैल्यू, ये फेयर वैल्यू है 75% हिस्से की, तो बाकी रिमेनिंग जो वैल्यू है 25% हिस्से की वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज को लिख लिया। अब हमने इसी तरह से कुछ चीजों को लेस भी करना होता है गुडविल की कैलकुलेशन में, जिसमें सबसे पहले बात होती है वो हमने ये देखनी होती है कि फेयर वैल्यू कितनी आ रही होती है नेट आइडेंटिफाइएबल एसेट्स की। क्योंकि नॉर्मली ये किया जाता है कि फेयर वैल्यू जितनी कंसिडरेशन है उसमें से आइडेंटिफाइएबल एसेट्स की फेयर वैल्यू को लेस कर दिया जाता है। तो इसकी नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि शेयर कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे अब XYZ कंपनी का शेयर कैपिटल आएगा, क्योंकि गुडविल जो है वो XYZ कंपनी की कैलकुलेट हो रही है, ABC कंपनी की कैलकुलेट नहीं हो रही। तो शेयर कैपिटल देखें जो कि ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, यहाँ पे 40,000 रुपीज का आ रहा है, तो हम मेंशन कर देंगे कि 40,000 रुपीज का शेयर कैपिटल है। उसके बाद ये देखेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी आ रही हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स अगर हम देखें तो 10,000 रुपीज की आ रही थी, हम यहाँ पर 10,000 रुपीज को रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने लिख देंगे। उसके बाद ये देखना है कि कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई। अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है तो उसको भी हम यहाँ लिखेंगे और वो हमारे पास 5,000 रुपीज लैंड से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी उसको रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ तक हम देख चुके हैं कि उसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो अब हम करेंगे गुडविल का टोटल। तो अगर गुडविल को टोटल करें तो गुडविल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या एक्विजिशन डेट पे गुडविल कितनी आ जाएगी? जब हमने इसको तमाम को, इन दोनों को ऐड किया और इन तीनों को लेस किया, तो ये आ जाती है 8,750 रुपीज की गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। मतलब दोनों कंपनीज को आपस में कंबाइन करने से जितनी गुडविल जनरेट होती है वो है 8,750। मतलब ABC कंपनी ने जितना खरीदा है XYZ कंपनी को, तो XYZ की टोटल जो गुडविल है वो आती है 8,750 रुपीज। अब अगर हम यहाँ पर जाएं और देखें तो वो ये कहते हैं कि एनसीआई को एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्वायर्ड नेट आइडेंटिफाइएबल एसेट की बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना था। तो अब यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफाइड तरीका नहीं दिया गया कि गुडविल को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सारी की सारी गुडविल को हम ग्रुप में लिख देंगे, ग्रुप में सारी की सारी गुडविल को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो अब जो नेक्स्ट एसेट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन बनता है वो बनता है गुडविल का, और इसको हमने लाजमी यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि जब भी मर्जर एक्विजिशन होती है तो गुडविल लाजमी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हम ग्रुप की वैल्यू में लिखेंगे कि ग्रुप की वैल्यू 8,750 रुपए से गुडविल की वजह से इंक्रीज हुई है। अब अगर हम करंट एसेट्स की तरफ जाएं तो करंट एसेट्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई, बल्कि करंट एसेट्स कितने हैं? 45,000 ABC के और 35,000 XYZ के। तो इनको हम एज इट इज रिकॉर्ड करके इनका टोटल कर लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आ जाता है 80,000 रुपीज का। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी एसेट बाकी नहीं रहा, और ये जो एनसीआई को हमने कैलकुलेट किया था, इस एनसीआई को हम आगे जाके देखते हैं कि कहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर एसेट्स को हम टोटल कर लेंगे। तो जब हमने एसेट्स का टोटल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम ABC के करेंगे। ABC के एसेट्स का टोटल आता है 1,25,000 रुपीज। इसी तरह से XYZ का टोटल करें तो वो आ जाता है 70,000, और जब हम इन दोनों का टोटल करें या यहाँ से ग्रुप का टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 1,58,750 रुपीज। इस टोटल को हम कुछ इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं कि 70,000
प्लस 8,750 रुपीज प्लस 80,000 इज इक्वल्स टू 1,58,750। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके भी बता दिया कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। अब अगर इस वैल्यू को देखें जो कि यहाँ से आई है, या फिर अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें जो कि इन दोनों की आ रही है, तो इन वैल्यूज में हम देखें तो इन वैल्यूज में सेपरेटली डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे और वैल्यू है और यहाँ पे कुछ और वैल्यू है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग कंपनीज की आ रही हैं, जबकि यहाँ पर ग्रुप की वैल्यू आ रही है। और अलग क्यों आ रही है? क्योंकि XYZ में ABC के ग्रुप का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 75% है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 75% से रिलेटेड एसेट्स को हमने शुमार करना है। तो यहां तक एसेट्स का पोर्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचता है इक्विटी का पोर्शन। तो अगर इक्विटी की तरफ आए तो सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की तरफ आए तो 80,000 रुपीज का शेयर कैपिटल है ABC का, 40,000 रुपीज का शेयर कैपिटल है XYZ का, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। वो एडजस्टमेंट क्या है कि 30,000 रुपए लेस हो जाएंगे और 10,000 रुपीज भी लेस हो जाएंगे। और वो क्यों लेस होंगे? क्योंकि 30,000 रुपीज जो हैं वो बी जो एडजस्टमेंट की थी उसमें से आ रहे हैं। अगर हम बी एडजस्टमेंट पे जाएं तो उनमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हमने एलिमिनेट करना था। तो अगर शेयर कैपिटल जो है वो 40 मिलियन रुपीज का था, 40,000 रुपीज का था, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 40,000 लिखा है जो कि 40 मिलियन है, क्योंकि ऊपर हमारे 3 जीरोस और भी हैं। तो XYZ का शेयर कैपिटल अगर 40 मिलियन रुपीज का है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? 40 मिलियन का 75% हिस्सा लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ। और अगर हम इसको देखें तो ये कितना आता है? ये आ जाता है 30 मिलियन रुपीज। तो यहाँ पे ये जो 30,000 है ये बी ट्रांजैक्शन से है, बी एडजस्टमेंट से है, और 10,000 जो है वो सी एडजस्टमेंट से। किस तरह से कि ये जो पोर्शन है ये NCI का शेयर कैपिटल का पोर्शन है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों एडजस्टमेंट्स को लेस कर देना है टोटल इक्विटी में से, ABC और XYZ की इक्विटी में से। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल लिखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपीज का आ जाएगा। और जब भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, एक हमेशा ये शॉर्टकट याद रखना है कि जो ABC कंपनी है उसका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ही यहाँ पर मौजूद रहेगा, क्योंकि बाकी जो है वो एसेट्स में, एसेट्स को जब कंबाइन किया जाएगा तो वहां पर एडजस्टमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी होंगी, ऑलरेडी तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा, तो इम्पैक्ट जो है वो शेयर कैपिटल पर नील हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ ABC की ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को लिख रहे हैं। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स की बारी आती है। तो 25,000 रुपए रिटेन्ड अर्निंग्स हैं ABC की और 10,000 रुपए रिटेन्ड अर्निंग्स हैं XYZ की। यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे कि जो 7500 है वो B की वजह से और 2500 रुपया C की वजह से लेस हो जाएगा। वो किस तरह से कि अब रिटेन्ड अर्निंग्स का हमने 75% हिस्सा ले लेना है, तो वो आ जाएगा 7.5 मिलियन जो कि यहाँ 7500 है, और C का 2500 जिसको हम यहाँ पे NCI का शेयर कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब इसको टोटल किया तो इसका भी टोटल वही रह जाएगा 25,000 रुपए जो कि ABC का है, क्योंकि हम इसकी रीजन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट होगी, और फेयर वैल्यू की अगर एडजस्टमेंट देखी जाए तो वो होगी 5,000 रुपीज की, 3750 की और 1250 रुपीज की। वो किस तरह से? अगर हम यहाँ पे आए तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कुछ हिस्सा जाता है 75% वालों के पास, मतलब कि पेरेंट कंपनी के पास, और वो कितना हिस्सा है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.75 मतलब 3750 रुपीज आते हैं। इसी तरह से अगर हम बी में जाएं तो फेयर वैल्यू का हिस्सा है 1250, और यहाँ पर हम अगर जाएं स्टेटमेंट पे तो 5,000 टोटल है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5,000 को पॉजिटिव लिखा गया है, जिसमें से पेरेंट का अलग कर दिया है और सब्सिडरी का अलग कर दिया है, तो नेट इंपैक्ट यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर NCI की वैल्यू लिख देनी है। जब NCI की वैल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें तमाम जो एडजस्टमेंट्स हैं वो परफॉर्म हो जाएंगी, और NCI की वैल्यू आई थी 13,250 रुपए। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया। साथ ही साथ अब सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटीज बच गई हैं, और करंट लायबिलिटीज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितनी करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में शो हो रही हैं उन तमाम को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो वो हमारा एसेट्स के मुताबिक आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स का और इक्विटी और लायबिलिटीज का टोटल सेम आता है। तो यहाँ पे जब हमने टोटल किया तो ये भी आ गया 1,25,000 रुपीज, और जब हमने XYZ का टोटल किया तो वो भी आ गया हमारे पास 70,000 रुपीज। और जब हमने ग्रुप का टोटल किया तो वो यहाँ पर करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो जब हमने ग्रुप का टोटल किया तो वो भी हमारे पास आ जाएगा 1,58,750 रुपीज। तो यहाँ पे अब हमने देख लिया कि तमाम जो टोटल्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने जान लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ कंपनीज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से बना सकती हैं, और उसकी तमाम जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमने देख ली। अब यहाँ तक तो ये बेसिक कंसोलिडेशन थी। इसके आगे हम मजीद वीडियोज में जानेंगे कि कंपनी किस तरह से और मजीद एडजस्टमेंट्स के साथ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना सकती है। और यहाँ पे हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंप्लीटली सीख लिया कि हम किस तरह से बना सकते हैं।